आज ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा जिस पर हमने आज यहाँ विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम के बारे में रिसर्च करते हुए चिराग शर्मा का एक शेर आया तो मैंने कहा वो भी आपसे साझा कर लेते हैं। उनका शेर कुछ यूं है, वो ये कहते हैं कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है, हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। क्या बात तो बच्चों के नज़रिए से भी ज़रा बात करेंगे और समझेंगे हमारे इन मेहमानों से। सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर राजेश सागर, प्रोफेसर सेक्रेटरी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से। डॉक्टर सागर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर उमंग माथुर जी। यू आर द आई स्पेशलिस्ट सर, CEO डॉक्टर श्रॉफ्स चैरिटी आई हॉस्पिटल से सर, स्वागत है सर। और हम डॉक्टर उमंग आपको बधाई भी देना चाहेंगे। डॉक्टर श्रॉफ आई हॉस्पिटल के 100 वर्ष पूरे हुए हैं तो उसकी भी आपको बहुत बधाई जी। साथ ही तीसरी मेहमान हमारे साथ में है मिस नमिता गौतम जी। आप फाउंडर है स्लीप वेल फाउंडेशन से। मैम बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। और साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर AMR सुरेश जी। सर बहुत स्वागत है। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी से हैं सर। आप सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत सर। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सागर, संक्षेप में सबसे पहले ज़रा जैसे कहते हैं लेट्स सेट द टोन, तो क्या दरअसल परीक्षा का इतना डर रहता है या ये पिछले कुछ वर्षों में हमारी चिंता ज़्यादा बढ़ी है? देखिए, ये बात सही है कि बताना ज़रूरी है कि जब परीक्षा का जो माहौल होता है उसमें से मेजॉरिटी, मतलब अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोग जो है अच्छी तरह से एग्ज़ाम देते हैं, खुश होते हैं, और लेकिन कुछ लोगों को समस्याएं होती हैं। और जैसे हम चर्चा करते हैं उनका जो तनाव है, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, या फैमिली के एक्सपेक्टेशंस हैं, और एक अपना प्रेशर होता है। कई बार जैसे क्लिनिक में जब पेरेंट्स आते हैं, हम तो तनाव नहीं डालते हैं बच्चे पे, हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी अपने आप एक तनाव होता है हमें वो परफॉर्म करने का, हमें उस लेवल पे लाने का, तो वो एक तनाव होता है। और उसके जैसे कुछ लक्षण जो होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। एक तो जैसे जो इमोशनल सिम्टम्स हैं, जैसे भाव के जो सिम्टम्स होते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है, एक घबराहट हो सकती है, तो ये सारे क्या होगा, एक असमंजस की स्थिति रह सकती है। और कुछ फिजिकल सिम्टम भी होते हैं जो इम्पॉर्टेंट है समझना, कि जैसे सर दर्द हो गया, शरीर में दर्द हो गया, और बाकी जो काफ़ी जो एक तनाव की स्थिति रह सकती है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो थिंकिंग रिलेटेड होते हैं, ओवर थिंकिंग। आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, मैं पूरा पेपर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो जो सोच है वो बार बार आ सकती है। तो तनाव का माहौल रहता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव रूप में अगर हम कहें कि ज़्यादातर सब लोग अच्छी तरह से एग्ज़ाम देते हैं, अच्छा नंबर भी आ जाते हैं जैसा वो सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ व्यक्ति, कुछ जिसके कारण है जो चर्चा कर सकते हैं कि उनको समस्याएं ज़रूर होती हैं और उनको समझना ज़रूरी है, और उनके लिए पूरा समाधान भी है। जी बिल्कुल। नमिता जी, आपसे जानना चाहेंगे एज अ पेरेंट, अभी हमने जो वीडियो देखी है उसमें भी हमने ये देखा कि बच्चे तो कहीं ना कहीं प्रेशर में है क्योंकि उनको परीक्षा देनी है, लेकिन उसके साथ में एक सोसाइटी, टीचर्स और पेरेंट्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग पेरेंट्स से कि एज अ पेरेंट एग्ज़ाम के दौरान बच्चों के उनको किस तरह का एक प्रेशर और फियर पेरेंट्स की नज़र में है। देखिए, बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है आज की तारीख में। हम लोग अगर अपने समय की बात करें, चाहे कॉलेज में एडमिशन लेना हो या कुछ हो, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। तो प्रेशर तो बहुत है, बच्चों के ऊपर भी है, पेरेंट्स के ऊपर। सब पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बेस्ट सोचते हैं। आई थिंक प्रॉब्लम तब होती है जब आप सिर्फ एग्जामिनेशन टाइम में पढ़ाई करो या वो करो। अगर कंसिस्टेंसी शुरू से रहे कि जब से अभी जैसे नया साल शुरू होने वाला है, अगर तब से एक प्लान हो पूरा, तो फिर शायद ना हो स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस, एग्जामिनेशन स्ट्रेस तो मुझे लगता है कि होता ही है, कम होगा या ज़्यादा होगा,
पीयर प्रेशर भी बहुत होता है कि आपके साथ के बच्चों ने तो इतनी पढ़ाई कर ली, मैंने नहीं करी, और आपस में जब बात करते हैं तो उसका भी प्रेशर बहुत होता है। और आई थिंक पूरे घर का माहौल भी प्रेशराइज्ड होता है कि ये ना करो, वो करो। पेरेंट्स की बात भी सुनो तो आपस में यही कह रहे होते हैं, नहीं इस साल तो कहीं नहीं जाना है, इस साल तो बोर्ड एग्जाम्स हैं, बच्चों के एग्जाम्स हैं। उस तरह का प्रेशर तो शुरू से ही नमिता जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी। डॉक्टर प्रदीप साहू जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज आपका टाइटल चल रहा है स्माइल मोर टू स्कोर मोर। जी, ये तो एक कॉमन बात है, बहुत पहले से चली आ रही है। मेरा ऐसा सोचना है कि ये टाइटल होना चाहिए कि लर्न मोर टू स्कोर मोर। ये भी अच्छा है। बिल्कुल, बहुत खूब सर। और स्माइल मोर, अगर इस तरह से किया जाएगा, जब लर्न करेंगे तो स्कोर भी आएगा, स्कोर आएगा तो अपने आप स्माइल आएगी। सिर्फ स्माइल, ये तो कॉमन है, सभी जानते हैं कि स्माइल करना चाहिए। ये मैसेज डाला जाए समाज में कि लर्न करिए तो स्कोर आएगा, स्कोर आएगा तो अपने आप आदमी स्माइल करेगा। बहुत अच्छा बिल्कुल सर, आपका धन्यवाद। सुझाव भी बहुत अच्छा है, और स्माइल के साथ में शुरुआत करें तो वो भी बहुत अच्छा जी है। बिल्कुल। सुरेश जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जो बात अभी नमिता जी भी कह रही थी, जो डॉक्टर सागर ने भी बात कही, कि जब भी कोई बच्चा 12वीं में पहुंचता है, 10वीं में उतना प्रेशर नहीं होता, लेकिन जैसे ही 12th में आता है तो पूरा घर का माहौल बदल जाता है। जैसा कहीं नहीं जाएंगे, ना कोई घर आएगा, अगर घर में केबल कनेक्शन है या डीटीएच, तो टेलीविज़न भी उतार के रख दिया जाएगा। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, और फिर बच्चों को दिन भर पढ़ना है, स्कूल में भी पढ़ना है, लौट के आके कोचिंग में भी जाना है, फिर और बच्चे अगर पढ़ते हुए ना दिखाई दें तो बुरा लगता है। इससे क्या पोस्चर और बाकी चीज़ों पर, शरीर पर किस तरह का असर पड़ता है या पड़ सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है सर। जहाँ तक का मैं इस चीज़ को देखता हूँ, मैं कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देना पसंद करूँगा। सबसे पहली बात, जैसे आपने कहा था प्रेशर, अगर आप प्रेशर वाली बात कहते हैं तो मेरे हिसाब से आप कभी भी एग्ज़ाम्स को सिर्फ उस ड्यूरेशन के एग्ज़ाम्स के बारे में मत सोचिएगा। इंस्टेड आप हमेशा से प्री प्लानिंग के हिसाब से आप उस चीज़ को देखिएगा। जब आप 12th में पहुंचते हैं और आपको पता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी है, आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, और आपको कहीं ना कहीं पर आके बाकी लोगों के साथ compete करके आपको उस सीट को गेन करनी है। अगर आप ऐसे प्लानिंग लेके चलते हो तो यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ये शुरू होता है फ्रॉम डे वन, द डे व्हेन यू एंटर्ड इनटू योर 12th ग्रेड। आप तभी से प्लानिंग करिएगा कि आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, उस सब्जेक्ट्स में आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड किस में है, और आप हर एक सब्जेक्ट पे कितना टाइम अलॉट कर सकते हो। उसके हिसाब से फर्स्ट रिवीजन आपका कैसा होना चाहिए, सेकंड रिवीजन कैसा होना चाहिए। आप एक प्रैक्टिकल चार्ट बनाइएगा, और उस प्रैक्टिकल चार्ट के हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करेंगे तो ये जो स्ट्रेस वाली जो सिचुएशन है, जिसको हम कहते हैं एंग्जाइटी, ये एंग्जाइटी काफ़ी हद तक आपका कंट्रोल होगा। क्योंकि एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा वेरी तब करता है जब आपके पास लोड बहुत ज़्यादा है और उसके हिसाब से जितना आपका प्रिपरेशन है वो कम है, या प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी नहीं है। यस, या उस समय के हिसाब से आपका प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है। ये एक कारण बनता है आपका स्ट्रेस के लिए, या जिसको हम एंग्जाइटी के रूप में भी दे सकते हैं। यस, अब एक ऐसा स्टेट आ गया है जहाँ पर आपके एग्जामिनेशंस, ये मान लीजिए कि सिर्फ 1 महीने के अंदर आपके एग्जामिनेशंस हैं, तो वो चाहें या ना चाहें बॉडी का, जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, और अदरवाइज जिसको हम कहते हैं एक फ्लाइट, फाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं पर आपका फिजिकल, मेंटल, पर्सनल सारे पीस प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। क्योंकि उसका काम ही है कि वो आपको कहीं ना कहीं पर इमोशनली एंड फिजिकली प्रिपेयर करें। अब जब भी एक ऐसा सिचुएशन आपके पास आता है तो आपके जो चेंजेस नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगे वो होगा, एक तो डाइजेस्टिव चेंजेस, दूसरा आपका स्लीप साइकिल, तीसरा आपका सिटिंग हैबिट्स, कंसंट्रेशन, आपका अटेंशन स्पैन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपना फैमिली या अपने पर्सनल स्पेस में कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो। इन सारे चीज़ों का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपके फिजिकल हेल्थ में भी पड़ता है, जहाँ पर जो नॉर्मल कंप्लेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं वो होता है नेक में एक या डिस्कम्फर्ट, बैक में एक या डिस्कम्फर्ट, स्लीपलेसनेस जिसके हिसाब से आपके फोरहेड में पेन, या कई बार ऐसे भी होता है आपको सोरनेस, या एक तरीके का जिसको हम कहते हैं कि स्लीपलेसनेस वाली सिचुएशन जहाँ पर आपको आँख खोलना
किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट करने में भी तकलीफें होती हैं। जी। इन सारी चीज़ों के बारे में इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, इसके बारे में भी इन द ड्यू कोर्स ऑफ डिस्कशन हम सर, जरूर आपने बात करेंगे। पोस्चर्स की बात की और आपने बताया स्लीपिंग साइकिल बच्चों की थोड़ी सी डिसऑर्डर हो जाती है। डॉक्टर माथुर आपसे पूछेंगे, सुरेश सर ने हमें स्लीपिंग साइकिल के बारे में बताया, एक क्या स्लीपिंग साइकिल, कितना हम 7 से 8 घंटे की नींद एक आम इंसान के लिए बात करते हैं, ऐसे में बच्चे को 9 घंटे की स्टडी भी बच्चा करता है, 10 घंटे की स्टडी भी करता है और उसके आइज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट भी होता है, इसको कैसे आप समझाएंगे बच्चों को? देखिए, आजकल बच्चों का स्लीप जो टाइम है वो बहुत रिड्यूस हो गया। एक तो सारे के सारे नॉकटर्नल हो गए लार्जली ये मोबाइल फोन की वजह से जी। और पढ़ना भी कुछ कुछ शिफ्ट हो गया डिजिटल, और उस बीच में ये सोशल मीडिया और जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उससे नियर वर्क बहुत हो गया। एंड आईज जो है, अगर आप देखें, हम सब एनिमल्स जो थे वो दूर के लिए बने थे, सो वो इन्फिनिटी देखने के लिए बनी थी। नियर वर्क बस ह्यूमंस के लिए है, और इसके लिए आईज दोनों जो है कन्वर्ज करती हैं। नॉर्मली हमारी पैरेलल रहती हैं। जी। ये एक एक्स्ट्रा काम है आंखों के लिए, और इसलिए आंखों को रेस्ट देना जरूरी है। जी। इसका एक रूल होता है 20-20-20 जी। कि हर 20 मिनट में कुछ 20 सेकंड के लिए थोड़ा दूर देखें 20 फीट पे, अच्छा। जैसे कि बीच बीच में आईज को रेस्ट मिले। जी, बिल्कुल। और ये शुरू से करना होता है, ये नहीं कि जब आंख पढ़ाई थक कर गई रहे हैं तब तभी करें। कर रहे हैं। जी। लगातार करना है। लगातार आप जब ठीक है। पढ़ें या किसी भी मॉनिटर पर हो तो जी। थोड़ा ब्रेक्स देना जरूरी है। जी। ठीक। और आजकल जरूर पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम है तो, बट जहां तक हो सके ये दूसरे जो डिस्ट्रैक्शंस जो आते हैं साथ जी। में नियर वर्क के, वो एटलीस्ट कम करें। तो सर, तो जैसे ये स्क्रीन बड़ी टाइम महत्वपूर्ण हमें बात है। थोड़ा सा जी। कम करना, आपने 2020 रूल बताया, ऐसे ही कुछ रूल्स, ऐसे ही कुछ टिप्स आपसे और जानेंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है नोएडा से, संचिता सिंह। संचिता जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछे कार्यक्रम में। संचिता जी, आप तक आवाज पहुंचती है तो आवाज, अपना सवाल पूछें। जी मैम, नमस्ते एवरीवन। डियर सीनियर्स, मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्जाम की जो प्रिपरेशन लीव होती है बच्चों की 10th 11th में 9th में, जो प्रिपरेशन लीव में पैनलिस्ट बताएं कि कैसे एग्जाम की लीव को जस्टिफाई करें रिवीजन के लिए और लिख के देखें आंसर्स को हम, और डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगी। कभी कभी लगता है जल्दी जल्दी लिख लें आंसर्स, कभी मतलब प्रिपरेशन लीव को कैसे यूटिलाइज करें। जी जी। तो पेरेंट का सवाल है, मुझे लगता है नमिता जी बताएं। नमिता जी से हमें बताइए। पूछना क्या चाहिए। question था क्वेश्चन इनका exactly? ये था कि जो एग्जाम्स के बीच में प्रेपरेटरी लीव्स बच्चों को जी, मिलती हैं, जी। उसको हम किस तरह से फ्रेमिंग करके बच्चों के लिए सही एक ट्रैक फॉलो करके वो प्रिपरेशन कर जी, सकते और हैं। इसी में चूंकि अब कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में जो 1 दिन 2 दिन या 5 दिन का कभी कभी गैप मिल जाता है, उसमें किस तरह से तैयारी जी, करें? तो एक तो ये है कि जो पहले एग्जाम्स के पहले जो भी तैयारी करी है वो तो करी है। कुछ सब्जेक्ट एक बिल्कुल एक जो भी एक रूल है वो सब पे नहीं अप्लाई होता। जी। किसी बच्चे को कोई एग्जाम में इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, और स्ट्रेस लेवल भी उसी हिसाब से बढ़ता रहता है। किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, आजकल बच्चों को हिंदी नहीं अच्छी लग रही है, ये एक बहुत दुख की बात है, बट वो हो रहा है। तो जो भी गैप है उसमें, और जितनी आपकी तैयारी हुई है, तो अगर 3 दिन है और उसके बाद फिर 2-3 लगातार हैं एग्जाम, तो उसको फिर उस तरह से प्लान करें कि तीनों की तैयारी हो जाए। और एग्जाम के पहले तो एग्जाम के 1 दिन पहले या जो भी है, कई बार एग्जाम के बीच में 1 ही दिन की छुट्टी होती है, तो अब मेरा ये मानना है कि उस समय कोई नई चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। जो आपने तैयारी करी है, जो अच्छा आपका टॉपिक है, जिस पे बहुत अच्छी तैयारी है, उसी को पहले रिवाइज करें। उसके बाद उसको लिखें, अगर राइट और रीड करें उसको, तो उससे बहुत अच्छी लर्निंग और कॉन्फिडेंस आता है। कई बार एग्जाम में देखिए तो याद आता है, अच्छा उस पेपर पे यहाँ ये लिखा हुआ कुछ था, ब्लर सा नजर आता है। बिल्कुल कि वहाँ पे ये वर्ड आया था, ये था। फिर उसको एग्जामिनेशन में जब जा रहे हैं बच्चे, तो उसको रिकॉल कर सकते हैं कि ये हमने पढ़ा था, तो ये रिकॉल करें और फिर रिवाइज करें। जी। डॉक्टर सागर, आपके पास आना चाहेंगे। ये जो बात अभी चर्चा में आई है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। विद इन द एग्जाम्स, मतलब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जो पेपर्स के बीच में जो गैप होता है वो तो एक बात हो गई, और तैयारी उसमें कैसे करनी है एक और बात होती है। बहुत डर तरह तरह के होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने से पहले, लास्ट मोमेंट पे, अभी बस पेपर आधे घंटे में शुरू होने वाला है और
पीयर प्रेशर की भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अरे आपने वो तो पढ़ा नहीं, वो पढ़िए, तो तुरंत निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। कितना रिटेन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एक चीज़ वो। दूसरा, कभी कभी पेपर हाथ में आया, क्वेश्चन पेपर, और लगा कि कुछ भी याद नहीं, तो सब ब्लैंक हो गए हो। तो ये किस तरह से, और अगर कोई ब्लैंक हो जाए अगर, तो क्या उसको हम फाइट कर सकते हैं? बताइए, उसे कोप अप कैसे बहुत करें? सही बात बताई आपने, और ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि जो हम तनाव की बात करते हैं, देखिए तनाव है क्या? तनाव है जो आपकी डिमांड्स ज़्यादा हैं आपके रिसोर्सेज से, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस है, उसकी सिंपल परिभाषा ये है। और उसको ऐसे है कि एग्ज़ाम का दिन और एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद, उसको 3 तरह से उसके तनाव को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और आपको रोक रहा हूँ, जैसे कल बच्चों का एग्जाम है, तो आज का दिन वो क्या करें? बिल्कुल। तो उसमें ये है कि एक तो सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि जो पढ़ाई प्लानिंग करनी थी वो आपने कर ली है अब, और ये है कि अपने आप को पूरा रिलैक्स करके रखें, और जहाँ तक नई चीज़ ना पढ़ें, क्योंकि जितना भी पढ़ा है उसको कंसोलिडेट कर लें, या एक खुशनुमा माहौल रखें। और इसमें रोल पेरेंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो पढ़ लिया है। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जैसे हम कहते हैं मनोविज्ञान में कि सेल्फ, अपने आप को प्रेज करें। ओके, मैंने इतना कर लिया है, और अगर कुछ भी आता है मैं कर लूँगा इसको। तो वो एक सेल्फ टॉक है, या सेल्फ प्रेज है, या अपने बारे में सेल्फ अफर्मेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही इंपॉर्टेंट होता है जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं और आपने, मान लीजिए, पर्चा आपके सामने आया, और क्योंकि ये बात सही है कि सबको नहीं आता है, और जितना भी आता है और कुछ नहीं आता है, तो उसको प्लान कर लें, उससे घबराएं ना, क्योंकि कभी कभी एंजाइटी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तब उस वक्त फ्रीज भी हो जाते हैं बच्चे, कभी कभी उनको बेहोशी जैसी भी हो जाती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं वो इसीलिए कि कुछ व्यक्ति, जैसे मैंने बताया, प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, वो एंजाइटी उनको ज़्यादा होती है और उसमें ऐसे लक्षण आ जाते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर मान लीजिए पेपर आया है तो आप लंबी सी सांस लें, टेक अ डीप ब्रीथ, और उसमें अपने आप से कहें यस मैं कर सकता हूँ। थोड़ा सा वक्त सोचने में लगाएं कि ओके मैं इसको कैसे प्लान कर सकता हूँ। थोड़ा सा वक्त थोड़ा लगाने से फिर उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो उसको जवाब आप दे सकते हैं। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो उसका डर होता है वो ज़्यादा होता है कि मैंने ये कर लिया, पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन ये सब जानते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं भी आता है, अगर आप उसमें कुछ लिखेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ व्यक्त करेंगे, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको उसमें बिल्कुल नहीं मिलेंगे अंक, लेकिन उसमें ज़रूर कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस तरह के एक्यूट उनको एंजाइटी हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई बच्चा रात को बिल्कुल नहीं सोया है, जैसे आज आपने कहा आज है, कल पेपर है, तो हम ये कहेंगे कि अपनी नींद पूरी तरह से ले, क्योंकि नींद का एक काम ये होता है मनोविज्ञान में कि नींद आपकी मेमोरी को कंसोलिडेट भी करती है। अगर आपने नींद नहीं ली है तो क्या होगा, अगले दिन आपका मन चिड़चिड़ा रहेगा, सोच नहीं पाएंगे, कंसंट्रेशन नहीं होगी आपकी, और आपको ऐसा लगेगा आप भूल रहे हैं। बिल्कुल, तो और ब्रेन को रेस्ट भी नहीं मिला है। बिल्कुल, तो वो नींद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के दिन प्रॉपर नींद लें, पॉजिटिव बात करें, खुशनुमा माहौल रखें, जैसे स्माइल देखें तो कि स्माइल के साथ में हम दिन को आगे अपना बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सुरेश जी, आपने सिटिंग पोस्चर्स, आपने कुछ हैबिट्स की बात की थी, आप कुछ ऐसे 3 to 5 हमें टिप्स, कुछ सिटिंग पोस्चर्स, डाइट बच्चों को ड्यूरिंग द एग्जाम और बिफोर द एग्जाम क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, उस बारे में बताएं प्लीज। जी, आई वुड लव टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद ऑल ऑफ द व्यूअर्स। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि आप अपने लिए एक स्केड्यूल बना लें कि आपको कितने घंटे की प्रिपरेशन करनी है, और इस प्रिपरेशन को मैं एक्टिव प्रिपरेशन कहता हूँ, क्योंकि एक्टिव प्रिपरेशन इन द सेंस ये आपका रिविजन टाइम है। हो सकता है ये आपका सेकेंड रिवीजन हो या फर्स्ट रिवीजन ही हो, तो आपको एक प्लान बना के रखना है कि अगर आप 8 घंटे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने डिस्ट्रैक्टर को दूर रखें। जब भी आप बैठ के पढ़ने की कोशिश करें तो यू डिसाइड अकॉर्डिंगली कि जब आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हैं तो आप सिटिंग ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका बॉडी का जो एटीट्यूड है, आपके जॉइंट्स हैं और आपके जो भी है स्ट्रेसर्स हैं, ये काफ़ी हद तक का आप इसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। जब आप इनिशियल 2 घंटे या 3 घंटे अगर आपने सिटिंग में
पढ़ ली हैं, फिर उसके बाद चेंज योर पोजीशन। मैं इसलिए कहता हूं कि या तो आप एक स्टडी टेबल पे बैठ जाएं, या सोफा में बैठ जाएं, या किसी काउच में बैठ जाएं, या पेट के बल लेटे हुए आप अपने आप को एक एरेक्ट पोस्चर में रख के आप पढ़ें, या कुछ लोग जैसे विष्णु भगवान होते हैं साइड पोजीशन में, वहां पर आके आप बैठ के उसके हिसाब से पढ़ें। अल्टीमेटली आपको ये करना है कि किसी भी तरीके का एक कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस को आपको रोकनी है या उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते रहना है, ताकि आपका बॉडी एफिशिएंटली फंक्शन भी कर सके। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आपने बोला करेक्ट पोस्चर जरूरी है, उस करेक्ट पोस्चर के बारे में बताइए कि एक आइडियल पोस्चर हम किसे कह सकते हैं? जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, दिस इज एन आइडियल पोस्चर। ओके, अब अगेन आइडियल पोस्चर हमारे सेटअप में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आइडियल का मतलब यहाँ पर ये हुआ है कि अगर आप अपना प्रोडक्टिव टाइम निकालते हैं, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्टिव स्ट्रेस या पोस्ट प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट कितना मिल रहा है, उसके ऊपर ही आके हम किसी भी एक पोजीशन को या पोस्चर को हम आइडियल या नॉन आइडियल के रूप में हम रखते हैं। अगर आप 8 घंटे की स्टडी कर रहे हो या 8 घंटे अगर आप बैठ के काम कर रहे हो, उसके बाद आपका पोस्ट इफेक्ट में अगर आपके बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, यू स्टिल फील एनर्जेटिक एंड यू आर रिवाइव्ड फॉर द नेक्स्ट वर्क, इसका मतलब है दैट इज एन आइडियल पोस्चर फॉर यू। नॉर्मली हम ये कहते हैं अपना गर्दन, अपना शोल्डर, अपना कमर और अपने नीज को एक ऐसे पोजीशन में रखें जो आपको लंबे समय के लिए उस अडेप्टेशन के लिए हेल्प कर सके या कोई भी स्ट्रेस ऐड ऑन नहीं करें। ठीक है, तो एक तो अब ये करते हैं, मुझे लग रहा है कि आज का विषय ऐसा है और आप सब विद्वान लोग हैं, तो अब जवाब छोटे छोटे रखते हैं ताकि हम कुछ ज़्यादा चीज़ों को कवर करते चलें। डॉक्टर उमंग, जब टिप्स की बात चली रही है तो आपने कहा था कि वो 20 मिनट का ब्रेक लें। अब कुछ हमें एक्सरसाइजेज या कोई ऐसी कोई चीज़ या कोई आई ड्रॉप हमको इस्तेमाल करनी चाहिए, हमको मतलब बच्चों को, हम बच्चे नहीं लेकिन बच्चों की बात कर रहे हैं जी। नॉर्मली आई ड्रॉप्स की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप ब्लिंक करते रहे, नॉर्मली जैसे हम पलक झपकते हैं, उससे आंख में नमी आ जाती है, पढ़ते समय वो ब्लिंक करना कम हो जाता है और देखा गया है मॉनिटर्स पे और भी कम हो जाता है। नॉर्मली हम 18 से 20 बार ब्लिंक करते हैं 1 मिनट में, बट जब हम पढ़ रहे होते हैं तो 7 से 8 बार हो जाती है और मॉनिटर पे 2 से 3 बार। ब्लिंक नहीं करने से आईज थोड़ी खुश्क हो जाती है, उससे फिर लगता है कि कुछ आंख में गिर गया, चुभन है और ड्राइनेस से थोड़ा डिस्कम्फर्ट और टायर्डनेस भी होती है। तो कैसे दूर करें वो? बस छोटे छोटे ब्रेक लेते रहे। अच्छा, हर 20 मिनट के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले, कॉन्शियसली थोड़ा ब्लिंक करें, थोड़ा दूर देखें, वो अपने आप ठीक रहेगा। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ठंडे पानी से आंखें धोएं, छिपा के लगाएं, ये क्या कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पानी साफ होना चाहिए। पानी साफ होना चाहिए, जो पी सकते कर सकते हैं, बट नॉर्मली आंख का अपना मैकेनिज्म है। ठीक है, जल्दी जल्दी कुछ बातें कर लेते हैं। रोज वाटर डाल सकते हैं, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर। डॉक्टर सागर, ये बताइए, आपने कॉन्सेंट्रेशन की बात कही थी, बहुत से लोग ये याददाश्त अच्छी करने के लिए कुछ दवाइयाँ गोलियाँ भी मतलब खाने लगते हैं कि ये खा लीजिए। कुछ खाने से भी होता है कि बादाम खा लीजिए भिगो के, उससे भी याददाश्त अच्छी हो जाएगी। कुछ बताइए खाने का क्या रोल है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि एग्ज़ाम के दिनों में कई स्टूडेंट्स कहते हैं हमें ऐसी कोई दवा दीजिए जिससे कि हमें नींद ना आए, या ऐसे कभी कभी जैसे एनर्जी ड्रिंक भी लेते हैं, कॉफी पीते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, रात भर पीते रहते हैं। देखिए, हमारी सलाह ये है कि ये सब ना करें, और ऐसी कोई दवा नहीं होती है, और बाकी जो मेडिसिन्स हैं उसके हार्म ज़्यादा हैं, और तो इसके ऊपर जो है अगर कोई कहता भी है कोई मेडिसिन के लिए तो उसके ऊपर ना जाएं, क्योंकि उसके नुकसान, और ये जरूर ये बहुत बड़ा मिथ है, ये भ्रम है ये कि ऐसी दवाइयाँ होती हैं। हालांकि दवाइयाँ होती हैं लेकिन वो बीमारी के लिए होती हैं, और लेकिन इसमें जो कंसंट्रेशन, अटेंशन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उसमें ब्रेक देना है। जैसे चर्चा हो रही थी, ब्रेक सिर्फ आंखों के लिए नहीं है, ब्रेक आपके माइंड के लिए भी है। जैसे हम हमेशा कहते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, खिलौने में जब चाबी भरते हैं तो वो भी रुक जाता है जब चाबी भरते हुए, तो चलते हुए में आप चाबी नहीं लगा सकते। तो आपको अपने आप को ब्रेक देना है। आप उस ब्रेक को चाहे 5 मिनट का आप कुछ भी कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, कुछ बात कर लीजिए, किसी से डिस्कस कर लीजिए, तो वो ब्रेक जो है आपको रिजुविनेट करेगा, रुककर चाबी भरनी करेगा। बिल्कुल, चाबी भरनी है, और वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और ये करने से काफी हद तक आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव हो सकती है। मैं फिर कहूंगा, कोई दवा
या कोई भी एक्सेसिव कॉफी, और मैं बताऊं कि जैसे कॉफी की जैसे चर्चा की, जी, जी। उससे क्या होता है कि अगर ज्यादा आपने लिए तो आपकी पैल्पिटेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये सब उसके साइड इफेक्ट्स हैं। आपने देखा होगा अक्सर आप ज़्यादा कॉफ़ी पी लेते हैं तो आपका पैल्पिटेशन और डिस्कम्फर्ट जो है, एंजाइटी प्रोन होती हैं वो, तो इसलिए ध्यान रखें कि एक्सेस ना लें। ठीक है, कुछ वक्त तक आप जो है आप वो सब ले सकते हैं जो लाइट उसमें है या जिसमें आप, लेकिन एक्सेस ना करें उसका, कॉफ़ी का भी। जी बिल्कुल। डॉक्टर नमिता जी और डॉक्टर राजेश जी, ये आप दोनों से ही मैं पूछना चाहूँगी कि पेरेंट की अगर हम बात करें, पहले सवाल आपसे शुरू करते हैं कि एज अ पेरेंट, मान लीजिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट आता है और अगर बच्चा एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं गेन कर पाता है, तो एज अ पेरेंट, एज टीचर, एज अ सोसाइटी हमारा क्या रोल होना चाहिए? और यहीं से सर कंटिन्यू करेंगे आपके ऊपर। आपने सर एक लाइन बोली थी अभी कि अनजाने में हम घर के माहौल को कहीं ना कहीं टेंस्ड बना देते हैं, अनजाने में। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि वो एक साइलेंट कंपैरिजन कहीं ना कहीं पेरेंट करते हैं? पेरेंट डायरेक्टली बच्चों से कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या पेरेंट जब आपस में बात कर रहे हैं, या एक बहुत ही कॉमन हम लोग बात करते हैं कि शर्मा जी का बेटा ऐसे, मिश्रा जी का बेटी ऐसे, तो क्या ये जो कंपैरिजन है, अगर हम आपस में भी म्यूचुअली डिस्कशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है? मैम आपसे शुरुआत मुझे तो एक ये समझ में आता है एज अ पेरेंट कि सबसे पहले तो कम्युनिकेशन लाइन बिल्कुल खुली होनी चाहिए। बच्चे में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपने पेरेंट्स से सारी बातें कर सकता हूँ घर में, चाहे मुझे टेंशन हो रहा है या इसकी तैयारी नहीं हुई है, जो भी बात है वो कर सकते हैं। तो घर का माहौल पेरेंट्स को वैसा बनाना चाहिए कि एक ओपन कम्युनिकेशन हो सके। हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, ये भी देखना चाहिए कि ये कहना चाहिए कि जो तुम्हारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से तुम बेस्ट करो। कई बच्चे होते हैं जो मेहनती बहुत होते हैं बट उनकी नहीं है उतनी कि वो फर्स्ट आ सकें या ये तो, लेकिन अगर बच्चा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट कर रहा है तो पेरेंट्स को उसका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तीसरी बात, जैसे बताया गया कि खाने का है और एक्सरसाइज का है या सोने का है, मैं इस बात में बहुत बिलीव करती हूँ कि कोई दिन ऐसा नहीं है जब बच्चा 1 घंटे के लिए एंटरटेन ना कर सके अपने आप को। चाहे एग्ज़ाम के दिन भी उसको बाहर जाने का शौक़ है, खेलने का शौक़ है, फ्रेंड, सबका अपना अलग स्ट्रेस और डिस्ट्रेस के लिए वो होता है कि किस चीज़ से मेरा स्ट्रेस ख़त्म होगा। म्यूज़िक हो सकता है, अपने दोस्तों से बात करना हो सकता है, तो उसमें ना रोक टोक लगे। पेरेंट्स वो ज़रूर करवाते रहें उनसे, क्योंकि 8 घंटे मैं नहीं सोचती कोई बच्चा एक साथ पढ़ सकता है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ते हैं मैम। नहीं, बट वो नहीं, बहुत बच्चे और घर का कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं और पेरेंट्स किसी को आने नहीं, वो पढ़ रहा है, आप दरवाजा खटखटाएंगे। वो एंश्योर करना चाहिए पेरेंट्स को। ये अपनी बात कर रहे हैं जी। मैं कह रही वो पेरेंट्स को वो एटमॉस्फेयर। आपने बिल्कुल सही बात कही। हम में से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो पेरेंट हैं और हम सब इस प्रक्रिया से गुजरे भी हैं कि जब अपने बच्चों के लिए ऐसा किया। जल्दी से मेरे मन में बार बार ये आ रहा है कि कुछ बातें कर ही जाएं। स्लीप बहुत जरूरी है जी, ये बहुत ही जरूरी है जी। एक बात, ये जो तमाम जो हम चर्चा भी कर रहे हैं, आज से 20-25 साल पहले ये चर्चा नहीं होती थी इस तरह की, और जो बातें हम कर रहे हैं, स्कूल इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखता है और पूरे वर्ष उसी तरह से मॉक टेस्ट करना और ये सारी चीज़ें करना। लेकिन सिर्फ पेरेंट्स पे ये जिम्मेदारी डाल देना या सिर्फ स्कूल पे, एक समाज के तौर पर भी क्या हमको एक नया नज़रिया, मैं चाहूँगा बारी बारी से आप लोग संक्षेप में टिप्पणियाँ करें, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप देखिए 2 ही एग्जाम्स हैं हमारे देश में जिन पर सबसे ज़्यादा मीडिया का भी सबका फोकस रहता है, एक 12वीं का एग्ज़ाम और एक यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम। जब इतना फोकस, इतना हाइप है, किसको, दूसरे के लिए तो ठीक है, मतलब हमारा बच्चा बोर्ड में टॉप कर रहा है, सबको खुशी होती है, लेकिन अगर उसी बच्चे के 50% नंबर आ जाएं, लोग बताते भी नहीं हैं। तो क्या एज अ सोसाइटी हम तैयार हैं कि अगर किसी के कम नंबर आए तो हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, परिवार के तौर पर, पेरेंट के तौर पर, टीचर के तौर पर, स्कूल के तौर पर, स्कूल भी क्या ये एक्सेप्ट करने को तैयार है? बारी बारी से आप लोगों का क्या टेक है? डॉक्टर उमंग, आप ही से शुरू करते हैं। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि ये एग्ज़ाम कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आप कितने लोगों को भी जानते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो बट प्रोफेशनली दे हैव डन वेरी वेल। सो सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहें, जहाँ से आपने शुरू किया। वी हैव टू स्माइल एंड बी हैप्पी। प्रोफेशंस होते रहेंगे,
जी सुरेश जी, जरा ये बताइए, जो डॉक्टर उमंग भी जो बात कह रहे थे कि दिस इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं दूंगा कि ये एग्जाम्पल हमें वहाँ से मिला है तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पर कोट कर दूँ। मैं जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ अपने घर पे, जो मैं करता हूँ, मैं उसके बारे में बताना पसंद करूँगा कि आपका बच्चा वो अपना पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, वो किसी सोसाइटी को या किसी भी फैमिली या किसी भी ऐसे सेगमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर आप इस चीज़ को शुरुआत से मानते चल रहे हो तो आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या उसका पोटेंशियल डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर सागर, आप क्या कहेंगे इस बात पे? ये बड़ा कि रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी और समाज नहीं, को। मैं तो ये कहूँगा जो हमारी क्लिनिक में जो होता है, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के दिनों में बल्कि पेरेंट्स, खासकर मदर्स, ज़्यादा एंक्शस होते हैं, इवन कभी कभी बच्चों से भी ज़्यादा। और ये मानना बहुत ज़रूरी है, और अक्सर हम ये कहते हैं कि बच्चों में एंजाइटी जो पेरेंट्स का रिफ्लेक्टेड 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। अगर आपके, क्योंकि बच्चे जो है पेरेंट्स को एज ए स्तंभ की तरह देखते हैं, वो मेंटल स्ट्रेंथ की तरह देखते हैं। अगर वही एंक्शस हो गए तो आपका पर बच्चों के ऊपर उसका इफेक्ट और ज़्यादा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पेरेंट्स की जो एंजाइटी है, जहाँ नंबर की बात कर दे, बहुत पहले ये चर्चा हुई थी कि हमने नंबर सबसे पूछे थे, किसी को याद नहीं होते। हालांकि नंबर की वैल्यू वहीं तक है, आपकी जो क्षमता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आपने क्षमता की बात करी नमिता जी, और अभी आपने वीडियोस में भी देखा, प्रधानमंत्री जी ने भी हमसे कहा कि हमें स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। तो बच्चों के जो सपने हैं, आज की डेट में बच्चों के पास में बहुत तरह के आयाम जो है वो मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? और मुझे लगता है कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की क्वालिटीज भी अलग है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, एक तरफ से ये बात बिल्कुल ठीक है, पर एज अ पेरेंट, जैसे आपने कहा, माएँ जो हैं वो ज़्यादा होती है, क्योंकि पेरेंटिंग की जिम्मेदारी उनकी होती है, तो इसलिए। और हर एग्ज़ाम ज़रूरी है, मुझे ये लगता है, बिकॉज अगर 12th में आपके मिनिमम नंबर नहीं आए तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दे पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है जो स्किल्स, बाकी स्किल्स को कराना, या जैसे स्ट्रेस को ही मैनेज करना, दैट इज़ ऑल्सो अ स्किल, तो वो हम सिखा सकते हैं बच्चों को। पर जब तक, जैसे बहुत सिस्टम बदल गया एग्जामिनेशन का भी, तो वो जैसे जैसे बदलेगा, स्ट्रेस लेवल समाज में भी कम होगा। क्या लास्ट मिनट पर रिवीजन करना अच्छा है? नहीं, आपकी पहले की तैयारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, नमिता जी, एग्जाम के दौरान टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? नहीं। क्या रिलैक्सेशन का पार्ट भी नहीं है? नहीं, पर बाहर खेलने जरूर जाना चाहिए। सुरेश जी, बेड पर लेटकर ही पढ़ाई करनी चाहिए, ये ज्यादा बेहतर है ना? सारे पोजीशंस आपको यूज करना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपका कंसंट्रेशन बेटर हो। जी, डॉक्टर माथुर, नाइट स्टडी या मॉर्निंग स्टडी? सबका अलग अलग टाइम होता है। कुछ लोग सुबह अच्छा पढ़ते हैं, कुछ लोग रात जो में। बच्चा जिसमें कंफर्टेबल हो। ओके। डॉक्टर सागर, पढ़ाई करते हुए जागृत रहने के लिए कॉफ़ी पिएं या चाय पिएं या गर्म पानी? कुछ भी, लेकिन बहुत कम, और ज़्यादा अति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको नुकसान भी कर सकता है। जी, नमिता जी, कुछ बच्चे सोचते हैं कि रट्टा लगा लो, समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस अभी बहुत ज़्यादा लेंदी है, क्या करना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक इट वर्क्स। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो बिल्कुल नहीं। और जो पढ़ा है उसको अच्छी तरह से रिवाइज करो, और उस पे जोर दो, जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन पे जोर दो। ये अपने आप को, जैसे आपने कहा, और पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहिए कि तुम अच्छा करोगे, थोड़ा एश्योरेंस देनी चाहिए, तुम बस अपने हिसाब से अच्छा करो, फिर हम सब तुम्हारे साथ हैं। आई थिंक दैट इज वेरी। सुरेश जी, 8 घंटे लगातार सोएं या 2-2 घंटे करके बारी बारी से बीच में पढ़ते रहें, क्या अच्छा है? मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट आप हर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद एक 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। रात की जो आपकी नींद है 6 to 8 आवर्स, वो कंपलसरी आके कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर माथुर, वन वर्ड में एग्जाम्स क्या है? एग्जाम एक नॉर्मल आपका टेस्ट करा जा रहा है कि आप सोसाइटी में किस चीज़ में अच्छे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस अब एक वाक्य में, डॉक्टर सागर, बोर्ड एग्जाम से क्यों ना डरें? क्योंकि बोर्ड एग्जाम को एज ए सेलिब्रेशन ले, एक फेस्टिवल की तरह ले, एक खुशी नुमा माहौल रखें।
जी, जी। नमिता जी आपसे पूछना चाहूंगी, स्माइल मोर टू स्कोर मोर हमने आज का टाइटल जो है यहाँ पे रखा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप हमारे नहीं, बच्चों को? बिल्कुल स्माइल करने से वैसे ही आई थिंक आप बताएंगे फिजिक्स बहुत सारी मसल्स वो होती हैं And I must तो say, अपने आप आपकी ही smile तो रिलैक्स हो वैसे भी जाता बहुत प्यारी है। Thank you। तो वो वैसे ही अपना अच्छा हो जाता है, स्ट्रेस डॉक्टर कम हो उमंग, जाता है जी। आंखों के लिए कुछ खास खाने की जरूरत होगी इन एग्जाम्स के दौरान? जरूरी नहीं है, बस नॉर्मल डाइट, कोई एक्सेसिव चीज की जरूरत नहीं है। रिलैक्स करिए, अपने आप एग्जाम ठीक होंगे। थोड़ा फैट जी। फ्री हो। ठीक है, तो आप सभी जो गेस्ट हमारे बीच आज स्टूडियो में अपना कीमती समय निकालकर पधारे हैं और इतनी सार्थक चर्चा रही है संजीव जी, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी बच्चे एग्जाम्स के लिए एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत ही बहुत धन्यवाद। अच्छी सभी को जानकारी आपने दी। शुभकामनाएं, सभी जी, बच्चों को शुभकामनाएं जी। हमारी तरफ से। जी। बच्चों